जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। स्वागत है आपका भाई के सीएससी में। आज इस क्लास के अंतर्गत हम समझने वाले हैं जो 1 फरवरी 2025 को भारत सरकार के द्वारा जो है, यानी कि निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है लोक पार्लियामेंट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत इस क्लास के अंतर्गत हम समझेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, बजट से संबंधित क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं जो नेसेसरी हैं, इसको हम समझेंगे। साथ ही साथ संविधान में कुछ प्रावधान, किस तरीके से संविधान में बजट को पास करने की प्रक्रिया है, इसको हम समझेंगे। साथ ही साथ बजट 2025 और 26 के अंतर्गत किस तरह की बातें जो है सरकार के द्वारा की गई हैं, इनको हम जानेंगे। बजट क्या है, यदि हम बात करें तो बजट हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहला तो यह है कि बजट जो है भारत सरकार की महत्वपूर्ण तो फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा होता है और अपनी राजकोष की नीति को जारी करने के लिए सरकार जो है बजट प्रस्तुत करती है, और एक आम नागरिक होने के नाते हमें ये बजट पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। साथ ही साथ जो है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के अंतर्गत जो है बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बजट के अंतर्गत से निकल के आते हैं, इसलिए भी हमें पढ़ना जरूरी होता है। और हम जो है लगभग 3 क्लास बजट के ऊपर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यदि हम बजट की बात करें तो बजट से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो लोकसभा के अंतर्गत और पार्लियामेंट के अंतर्गत निर्मला सीतारमण यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, इनको हम समझेंगे। यदि बजट की बात करें तो बजट जो है एक फ्रेंच वर्ड है, बूजेट, बूजेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लेदर का बैग। एक प्रथा होती थी यूरोप के अंतर्गत। यूरोप के अंतर्गत क्या होता था, जो वहां के प्राचीनतम राजा हुआ करते थे, वो जो है एक लेदर की बैग होती थी इस तरह की, और उसमें जो है अपने इनकम और जो खर्चे होते थे उससे संबंधित जो लेखा जोखा होता था उसको वो रखते थे। तो वहीं से जो है पूरी दुनिया में लगभग यूरोप के अंतर्गत प्रथा चलती आई कि हम जो है बजट प्रस्तुत किया करते थे किसमें, लेदर की बैग में। लेकिन भारत के अंतर्गत भी जो है कॉलोनियल समय से जो कहते हैं हम, हमारे जो औपनिवेशिक बाद का समय था, उस समय से लेकर 2019 तक जो है लेदर के बैग के अंतर्गत जो है बजट प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन वर्ष 2019 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है एक लाल कलर का बैग लिया और इसके अंतर्गत ये सैमसंग की टैबलेट रख के लेके आती हैं और इसमें जो है बजट प्रस्तुत करती हैं, बजट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको लेके आती हैं, इसको कहती हैं ये बही खाता। यदि हम बजट शब्द की बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112 क्या बोलता है, आर्टिकल 112 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट जो शब्द है ये संविधान के अंतर्गत इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान के अंतर्गत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है बजट के लिए। यदि बजट के से संबंधित हम बात करें तो बजट जो होता है सरकार का जो है फिजिकल पॉलिसी जो होती है, राजकोष की नीति होती है, इसका ये अहम हिस्सा होता है। और फिजिकल पॉलिसी की यदि बात करें जिसके अंतर्गत सरकार इन्वेस्टमेंट, अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है कि इसका ध्यान रखा जाता है, इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ सरकार का ध्यान होता है बेरोजगारी दूर करने पर, जो आज तक सरकारें नहीं कर पा रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को जो है खत्म करना, यानी कि किस तरह से हम रोजगार को जनरेट करें। देश का डेवलपमेंट किस तरह से करना है, और देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत। और फिजिकल पॉलिसी को जो संचालित करने का काम होता है भारत सरकार का होता है, जिसके लिए भारत सरकार जो हर साल बजट प्रस्तुत करती है। तो बजट के अंतर्गत जो है दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो जो है नेक्स्ट ईयर के सरकार के जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे, वो उसमें शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ जो है सरकार की जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, उसको जो है इसमें शामिल किया जाता है। यदि हम बजट की बेसिक बात करें तो बजट क्या होता है, बजट जो है संविधान के अंतर्गत जो है 6 चरणों में पास किया जाता है। सबसे पहले जो है वित्त मंत्री के द्वारा जो है बजट, जैसे कि 2025-26 की बात करें तो पार्लियामेंट के अंतर्गत जो है प्रस्तुत किया जाएगा, ये बजट का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें जो है बजट स्पीच दी जाती है वित्त मंत्री के द्वारा। और उसके बाद में दूसरे चरण के अंतर्गत जो है बजट पर जनरल डिस्कशन होता है, आम बहस होती है, जहां पर विपक्ष, अपोजिशन के द्वारा और सांसदों के द्वारा जो है सवाल उठाए जाते हैं, बात की जाती है, बहस की जाती है, नोक झोंक के साथ में जो है बहस होती है। ये जो है बजट की सेकंड स्टेज होती है।
लोकसभा में और राज्यसभा में। और जब बजट जो है दूसरे चरण से पास हो जाता है, निकलता है, तो थर्ड स्टेज में पहुंचता है और बजट पे आम बहस होने के बाद में जो है बजट भेजा जाता है कहां पर, स्क्रूटनी के लिए, जहां पर जांच होती है डिपार्टमेंट के द्वारा। मान लीजिए डिफेंस है, डिफेंस के अंतर्गत कितना खर्चा होगा, कैसे होगा, तो उस मंत्रालय के उस विभाग से संबंधित जो भी लोग होंगे उनके पास में बजट को भेजा जाएगा, जहां पर वो स्क्रूटनी करेंगे। तो ये जो होती है थर्ड स्टेज होती है, जहां पर जो है बजट की 1/1 जांच होती है। और फोर्थ स्टेज के अंतर्गत जो है सरकार के द्वारा जो है वोटिंग कराई जाती है, जो सरकार ग्रांट्स पे की बात करती है, जो ग्रांट्स की डिमांड करती है, और जो कट किया जाता है बजट के अंतर्गत। ये जो है सब पार्लियामेंट से संबंधित जो प्रावधान होते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक में जो है दिया है, आप इसमें देख सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब पता है। और पांचवी जो स्टेज होती है बजट की, वो होता है पासिंग ऑफ दी एप्रोप्रिएशन बिल। अगर हम पहले इसको समझते हैं, यदि हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट, मान लीजिए 2025 में इलेक्शन है बिहार का, और मोदी जी चाहते हैं कि हम जो है बिहार के लोगों को सूट केस भर भर कर पैसा देना चाहते हैं, ऐसी कोई योजना लेके आए। अब तो मोदी जी को पैसा जो है कहां से निकालना पड़ेगा, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से, जो आर्टिकल 266 के अंतर्गत दिया गया है। और कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से यदि आपको पैसा निकालना है और जो है बिहार की जनता को देना है इलेक्शन जीतने के लिए रेवड़ी के रूप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी पैसा खर्च करने के लिए। यदि आपको कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, उसके ऊपर जो है पैसा चार्ज करना है, या उसके ऊपर कोई जो है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया के ऊपर आपको कोई बोझ बनाना है, यानी कि पैसा उससे खर्च करना कोई भी, उसके लिए जो है आपको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और पार्लियामेंट से जो परमिशन ली जाती है उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल के रूप में जो है क्या करते हैं हम, पार्लियामेंट के अंतर्गत जो है मांग रखते हैं, और पार्लियामेंट जब अनुमति दे देती है तो उसके बाद में जो है पैसा खर्च कर दिया जाता है। यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा तभी आपको क्या मिलेगा, सरकार को पैसा खर्च करने के लिए मिल सकता है। तो ये जो होती है पांचवी स्टेज होती है एप्रोप्रिएशन बिल पास करने की, और सरकार को अनुमति मिल जाती है कि आप जो है खर्चा कर सकते हैं। जो लास्ट स्टेज और अंतिम चरण होती है बजट पास होने की, वो होती है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल यानी कि सरकार को कोई टैक्स बनाना है, नया टैक्स लेके आना है, टैक्स को एबोलिश करना है, हटाना है, या किसी भी तरीके का टैक्स बनाना है, कुछ भी करना हो टैक्स से संबंधित, जनता के ऊपर लगाना है, कम करना है, बढ़ाना है, या एकदम खत्म करना है। तो उन चीज को करने के लिए सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में एक डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, जिसे हम जानते हैं आर्टिकल 122-17 के अंतर्गत दिया गया है फाइनेंस बिल के नाम से। तो बजट में जो है कुल मिलाकर 3 से 4 डॉक्यूमेंट होते हैं भारत सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत किए जाते हैं, ये संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं। अब यदि बात करें बजट की, बेसिक बात करें हम आगे चल के, तो मैंने बताया था आपको कि इसकी फिजिकल पॉलिसी में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। इसमें क्या होता है, सरकार के कुछ जो है इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, जहां से सरकार को इनकम हो रही होती है। साथ ही साथ कुछ होते हैं एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार के खर्चे। और इन दोनों की यदि हम बात करें तो बजट के दो पार्ट होते हैं, एक तो रेवेन्यू पार्ट हो गया और एक एक्सपेंडिचर। यदि हम रेवेन्यू पार्ट की बात करें तो इसे हम जानते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है हमारी दो प्रकार की होती है, एक टैक्स रेवेन्यू, एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू यानी कि कोई भी सरकार की ऐसी इनकम जो टैक्स लगाकर, जैसे कि इनकम टैक्स, टैक्स लगाकर, या कोई सेस लगाकर, या कोई चार्ज लगाकर किसी भी तरीके का, उसे हम जानते हैं टैक्स रेवेन्यू के नाम से। और टैक्स रेवेन्यू जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होते हैं भारत सरकार के डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये इकोनॉमी की जो है बेसिक चीजें होती हैं। ये आपको जो है जब हम बात करेंगे बजट के अंतर्गत कितने कैसे प्रावधान किए गए हैं इसके ऊपर, वहीं पर हम बताएंगे कि क्या होता है ये। तो एक होती है डायरेक्ट टैक्स, एक होती है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, अल्टरनेटिव टैक्स हो गया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स हो गया, और जी एग्रीकल्चर की इनकम पर
ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। हालांकि एग्रीकल्चर की जो आय होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। कैपिटल गेन टैक्स ये भी जो है डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। एक होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि आपने जो है शेयर मार्केट से कोई सिक्योरिटी खरीदी और उसको बेचकर जो आपने लाभ कमाया उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। हालांकि ये जो टैक्स के जितने भी प्रकार हैं, जहां हम पढ़ेंगे आगे चलकर अगली किसी क्लास में, जहां पर हम बताएंगे कि यहाँ पर इतने परसेंट टैक्स यहाँ से लेगी सरकार, तो ये होते हैं डायरेक्ट टैक्स। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी। आप जो मान लीजिए आपने जो है ये माउस जो है खरीदा मार्केट से, और इस माउस के ऊपर जो है 18% जीएसटी आप दे के आते हैं दुकानदार को। तो आप क्या करते हैं, ये जो होता है दुकानदार को दे के आते हैं ये पैसा, दुकानदार जो है सबमिट करता है कहां पर, गवर्नमेंट में। तो ये होता है जीएसटी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, जो 18% है आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। और अगला जो पार्ट होता है हमारे, जो सरकार के पास में जो बजट का हिस्सा होता है, वो होता है सरकार के खर्चे। सरकार के खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए वर्ष 2024 में जो है इलेक्शन हुआ है, तो जनता को खुश करना है, और जनता को खुश करना है तो चलो कह दिया कि हम रेलवे के अंतर्गत जो है एनटीपीसी की वैकेंसी निकालेंगे, हम जो है आईएएस की सीट को बढ़ा देंगे। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, ऐसे सरकार के ऐसे खर्चे जिन्हें करने के बाद सरकार की कोई इनकम नहीं होती हो, इसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, कहां पर कितना खर्च किस तरीके से किया जाएगा अगली क्लास में हम समझेंगे। यहाँ पर ओवरऑल जो है छोटा मोटा व्यू ले रहे हैं अभी। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जैसे कि रोड बना दिया जिससे सरकार की कोई इनकम होती हो, इसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को जो है लोन दे दिया और उससे जो इंटरेस्ट आने वाला है वो कैपिटल के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे हम समझेंगे। तो बजट के मैंने आपको दो हिस्से बताए, एक तो जो है सरकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, और सरकार की रेवेन्यू होती है, इनकम होती है। तो ये दो हिस्से होते हैं, समझते हैं। यदि हम बजट 2025-26 की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है बजट जब प्रस्तुत किया गया, तो वहां पर बात की जो है, सबसे पहले उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, तो और जो है एक बजट की थीम होती है। बजट की थीम क्या होती है, सरकार किस तरह के काम करने वाली है। तो सरकार ने जो है ये कहा है कि हम जो है अपने देश के अंतर्गत देश को वर्ष 2047 तक भारत का विकास करना है, विकसित भारत बनाना है 2047 तक। और अगर आपको विकसित भारत बनाना है तो उन्होंने जो है बजट के अंतर्गत जो है 4 एजेंट बताए हैं देश को, देश के विकास के लिए। उसमें किस तरीके से की बात की गई है इसको हम समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं। तो बजट थीम की यदि हम बात करें तो बजट स्पीच के दौरान प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए जो है निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया के अंतर्गत पिछले 10 सालों में जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रही है। और 21वीं सदी में जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया में बहुत बढ़ रहा है, तो इस कारण से जो है विकास में कमी भी देखी जा सकती है। बजट के अंतर्गत ये बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। और आगे इन्होंने कहा है कि हम जो है सबका विकास करेंगे, और सबका विकास जो है बजट की थीम रहेगी, और जिसमें रीजनल ग्रोथ को जो है ध्यान में रखा जाएगा, बैलेंस बनाया जाएगा देश के, यानी कि जितना विकास गुजरात का हो रहा है उतना ही विकास कहाँ किसका हो, बिहार का भी हो। तो ये बैलेंस बनाने की बात की है बजट के अंतर्गत बजट स्पीच में। और साथ ही साथ इन्होंने बात करी है कि जो है इन्होंने कहा है कि जो एक पोएट है, कन्नड़ पोएट है एक, जिनका नाम है गुरजाड़ा अप्पा राव। गुरजाड़ा अप्पा राव एक पोएट है। ये कहते थे, ये प्राचीनतम पोएट है भारत के। ये कहते थे कि किसी भी देश के अंतर्गत जो है मिट्टी ही केवल महत्वपूर्ण नहीं होती, वो जो देश बनता है वो किससे बनता है, उसके उस देश में जो लोग रह रहे होते हैं उनसे बनता है। और ऐसा करने के लिए भारत सरकार कहती है कि हम जो है विकसित भारत का निर्माण करेंगे, यानी कि लोगों का विकास करेंगे, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। और विकसित भारत के निर्माण में जो है लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहने वाला है। ये जो है पोएट को कोट करते हुए इन्होंने कहा है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब यदि हम बात करें तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम जो है
कहीं ना कहीं अपने देश के लोगों का, यदि हमें लोगों को शामिल करते हुए देश का विकास करना है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है जीरो पॉवर्टी की तरफ बढ़ावा देना पड़ेगा। गरीबी को जो है पूरी तरीके से मुक्त बना देना है, जो है बजट में कहा गया। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि हम जो है भारत के अंतर्गत जो है 100% स्कूलिंग को बेहतर करेंगे, यानी कि शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाएंगे और 100% उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बजट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देने की बात होगी। हालांकि किस तरह की बात है वो सब समझ में आ जाएगा आपको आगे चल के। अगला जो इन्होंने कहा है, ये कहा है कि हम जो है ना देश के अंतर्गत जो है अफोर्डेबल, सस्ती और जो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देंगे, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य का जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो यह कहीं ना कहीं आपको जो है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाने का काम जो है सरकार के द्वारा जो है आने वाला समय में जो है किया जाएगा। और साथ ही साथ ये कहा है जो हम कुशल कामगार हैं, यानी कि जो हमारे देश के डेवलपमेंट में जो कोर रोल निभाने वाले हैं, स्किल्ड लेबर, तो लेबर को जो है स्किल्ड किया जाएगा और लोगों को जो है कौशल सिखाया जाएगा, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम तेजी ला सकें। और साथ ही साथ जो है इन्होंने कहा है कि हम जो है महिलाओं को अपनी अर्थव्यवस्था में और महिलाओं की एक्टिविटीज को अपनी जो है इकोनॉमी के अंतर्गत महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को शामिल करेंगे। और साथ ही साथ जो है अगर भारत का विकास करना है तो भारत को इन्होंने कहा कि हम जो है फूड बास्केट निर्माण करेंगे भारत के अंतर्गत, जो वैश्विक स्तर का होगा, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फूड के क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं हमें बेहतरीन सुधार देखने को मिल सकते हैं, जो निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट स्पीच के अंतर्गत बातें कही। यदि हम आगे बात करें तो बजट के अंतर्गत जो है होने क्या वाला है, दरअसल देखिए इस सरकार की यदि हम बात करें तो ये लोग भारत सरकार, मोदी जी की सरकार कहती है, ये 2017 में नीति आयोग बोलता था कि हम जो है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे और साथ ही साथ 2024-25 तक हम भारत की जो है अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देंगे। आज ऐसा जो है हुआ नहीं, देखने को मिला नहीं, जब हम इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं या फिर अन्य रिपोर्ट्स को देखते हैं। लेकिन इन्होंने जो है अब क्या कहा कि अच्छी बात है, ये कह रहे हैं कि यदि हम जो है हम ये 2019-29 के चुनाव को जो है इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रावधान लेके आ रहे हैं और ये कहते हैं मोदी जी के भाई 2019-29 का हमें चुनाव इलेक्शन देखना है। तो इन्होंने क्या क्या कहा है, ऐसे बजट के अंतर्गत प्रावधान किए हैं जो ये दिखाते हैं कि अगले 5 सालों में इन इन क्षेत्रों में काम करेंगे, यानी कि अगर इनके सुधार देखने हैं सरकार की होशियारी, तो आपको 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या है, खैर वो सब छोड़िए, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो बजट के अंतर्गत जो है इस साल के बजट में वर्ष 2025 और 26 के बजट में जो है सरकार ने कहा है कि जो टैक्स है, टैक्स से संबंधित जो प्रावधान है, इनके अंतर्गत हम सुधार लेके आएंगे और शायद कहीं ना कहीं होते हुए दिखेंगे भी, और प्रयास किया है सरकार ने। साथ ही साथ जो है अगला इन्होंने कहा है कि पावर सेक्टर जो हमारा है, पावर सेक्टर के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं काम करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे, इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें की हैं। माइनिंग के क्षेत्र में जो है सुधार लेके आएंगे, माइनिंग के क्षेत्र में जो है एक्सप्लोरेशन होगा, किस तरीके से काम होगा, वो सब देखने का विषय रहेगा, क्योंकि अभी जो है हम थीम देख रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या बात की गई है उसको ज्यादा नहीं देखेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत जो है हम अपनी अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियल सेक्टर को बढ़ावा देंगे, उसके अंतर्गत सुधार होंगे, रिफॉर्म होगा और अगले 5 सालों में जो है सरकार काम करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि हम रेगुलेटरी जो रिफॉर्म है, यानी कि जो संस्थाएं रेगुलेट करती हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, उसके अंतर्गत क्या क्या सुधार हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अगले 5 सालों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये भारत सरकार का जो है इस साल के बजट में अगले 5 सालों का जो है काम करने का कोशिश है। तो हो सकता है आने वाले भविष्य के बजट जो आएंगे उनके अंतर्गत भी इस तरह के कुछ प्रावधान आपको देखने को मिले। चलिए, तो क्योंकि भारत का विकास करना है और तमिल पोएट का इन्होंने जो है जिक्र करते हुए कहा है कि कोई भी देश जो है उस देश की मिट्टी ना केवल है बल्कि जो है उस देश के लोगों से बनता है, तो उस क्षेत्र में इन्होंने कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया है। तो निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच के दौरान बताया है कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है और 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, अपने डेस्टिनेशन के तौर पर हम देख रहे हैं विकसित भारत, तो इसके लिए जो है इन्होंने कहा है कि हम कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 4 इंजन को देखते हैं, 4 इंजन
देखते हैं। पहला इंजीनियरों ने कहा है कि हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, फैसले लिए जाएंगे। और एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जो है एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़े स्केल पे की जाती है, और यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते हमने कहीं ना कहीं ये माना है कि भारत को यदि विकसित भारत बनाना है तो कहीं ना कहीं उसे एक इंजन मानना पड़ेगा विकास का। तो ये पहला इंजन है हमारे विकास का। दूसरा, भारत के अंतर्गत जो है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो है एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एमएसएमई को जो है सेकंड इंजन माना गया है इस साल के बजट के अंतर्गत। और एमएसएमई और देश की ओवरऑल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप उसके अंतर्गत निवेश नहीं लगाएंगे, तब भी जो है विकास करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए भारत सरकार ये कहती है कि हम जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, ये हमारी अर्थव्यवस्था का थर्ड इंजन हो जाएगा। और फोर्थ इंजन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कहा गया है एक्सपोर्ट, यानी कि जिन वस्तुओं का हम उत्पादन करेंगे एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एमएसएमई के सेक्टर में, गुड्स के क्षेत्र में और सर्विस सेक्टर में, तो हम जो है उनका एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे। और एक्सपोर्ट करके जो जो हम करेंगे, ये भी जो है कहीं ना कहीं फोर्थ जो इंजन है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकास का, इसको जो है बजट के अंतर्गत माना गया है। अब यदि हम बात करें एग्रीकल्चर के क्षेत्र के अंतर्गत, तो भारतीय किसानों की जो है बहुत अच्छी हालत जो है नहीं, कोई दिखाई नहीं देती। हालांकि कहा गया था कि 2022 तक जो है हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, लेकिन दुगनी आय तो नहीं हुई। लेकिन इस साल के बजट में जो है कुछ नया कुछ करने की कोशिश की गई है। अब क्या है वो देखते हैं। तो क्योंकि ये फर्स्ट इंजन है भारतीय अर्थव्यवस्था का एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि हम जो है, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, और नीति आयोग का बहुत रोल था इसके अंतर्गत। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग इसे चलाता था। तो इसी की तर्ज पर जो है भारत सरकार ये कह रही है कि हम जो है किसानों के लिए एक नई स्कीम लेके आएंगे जिसका नाम होगा प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। यानी कि इस योजना के अंतर्गत हम किसानों का विकास करने का प्रयास करेंगे। ये नई योजना है, एग्जाम के लिए काम की हो सकती है। ये योजना लॉन्च की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। और इस योजना को जो है स्टेट की जो है परमिशन, स्टेट की सहमति के साथ और स्टेट के राज्यों के साथ में मिलकर जो है ये स्कीम कहीं ना कहीं चलाई जाएगी। और कहा जा रहा है ये जो स्कीम होगी, इस स्कीम के अंतर्गत जो है उन सभी स्कीम को शामिल कर लिया जाएगा जो किसानी से या एग्रीकल्चर से संबंधित है, जहां पर जो है किसानों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा, जो है मॉडरेट क्रॉप को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो कहीं ना कहीं 100 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे प्रोजेक्ट के तौर पर। अब यदि बात करें तो किसानों को जो है आपको विकास करना है, तो इन्होंने कहा है कि बजट के अंतर्गत इस स्कीम के माध्यम से हमारा जो रहने वाला है प्रोग्राम, हम देखेंगे क्या है। ये कह रहे हैं कि वुमेन और यंग फार्मर और जो है रूरल यूथ, जो ग्रामीण विकास है, यदि हम इसको बढ़ावा देना है, इस पे फोकस करना है, तो इसके लिए जो है हमें कहीं ना कहीं स्मॉल फार्मर्स और जो लेडीज हैं, लेडीज फैमिलीज हैं, उन जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, इनको जो है कहीं ना कहीं विकास करने के लिए, एग्रीकल्चर में विकास करने के लिए इन पे ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए जो सरकार ने कहा है कि हम जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन पे, आप वही नहीं कि गन्ने की खेती करे जाओ, गन्ने की खेती करे जाओ, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन पे भी बढ़ावा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई की जाए किसानों के द्वारा, ऐसा करेंगे। अब जो है ना केवल गन्ने की खेती करते हैं, बल्कि आप जो है अन्य खेती को भी करें, उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ सस्टेनेबल यानी कि सतत एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है दनादन जो है यूरिया फेंके जा रहे हैं खेतों के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कुछ करना चाहेगी। साथ ही साथ जो है पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि भारत के अंतर्गत एक समस्या है, वो समस्या क्या है, ये है कि किसान जो है टमाटर की खेती की, मान लीजिए 100, उसने जो है 100 टन टमाटर की खेती की, अब उसके पास स्टोरेज की व्यवस्था है नहीं, अब मार्केट में उसे अच्छा रेट नहीं मिलता, तो कई बार आप देखते होंगे रोड के किनारे जो है आपको टमाटर सड़ते हुए नजर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसानों के पास में स्टोरेज करने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। तो हार्वेस्टिंग के बाद में जो, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना, तो कहीं ना कहीं हार्वेस्ट के बाद में जो स्टोरेज की व्यवस्था होती है, सरकार उसके अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं पैसा खर्च करने वाली है। और पंचायत और ब्लॉक लेवल पर जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस बढ़ाएंगे जहां पर इरिगेशन को अच्छे से जो है बढ़ावा मिल सके, क्योंकि भारत की कृषि जो है कैसी कृषि है,
हमारी मानसून का जुआ कृषि है, मानसून का जुआ कहा जाता है भारतीय कृषि को। तो और मानसून का जुआ है तो कहीं ना कहीं किसान का नुकसान भी हमको देखने को मिलेगा, और किसान के नुकसान से यदि बचना है तो कहीं ना कहीं इरिगेशन के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में सुधार करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में सरकार जो है सिंचाई पर भी अच्छा खासा ध्यान देने वाली है। और साथ ही साथ जो है किसानों के लिए जो है पैसे की कमी होती है, एग्रीकल्चर में नए बीज लाने हैं, खाद लानी है, तो उसमें किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इस पे भी जो है सरकार का ध्यान रहने वाला है। अब यदि हम बात करें आगे, तो भारत सरकार के द्वारा जो है पिछले 10 सालों में एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसे हम 10 साल पहले चलाया गया था एक प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है कोशिश की गई थी, हम जो है पल्सेस जो दालें होती हैं, दालों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। भारत के अंतर्गत जो है दालें हैं कई बार जो है इंपोर्ट करके लानी पड़ती है, उससे जो है हमारे इंपोर्ट बिल भी बढ़ते हैं, और इंपोर्ट करके जो दाल, और भारत के अंतर्गत इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं दालों में देखने को मिलता है। तो भारत सरकार ने 10 साल पहले ये कहा था कि हम जो है दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी जो है इतनी दालें उगाएंगे कि हमारे देश की दालें जो है देश में कम ना पड़े। तो दाल के क्षेत्र में कहा है कि आत्मनिर्भर इन पल्स, यानी कि दाल के क्षेत्र में जो है हमें जो है आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और इसी की तर्ज पर भारत सरकार ने कहा है कि हम जो है एक ऐसा मिशन लेके आएंगे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस, यानी कि दालों में भारत कैसा हो, आत्मनिर्भर हो। और इसमें जो है 3 दालों को 6 सालों के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, 6 साल तक के लिए ये प्रोग्राम चलेगा। तुअर दाल, उड़द दाल और मसूर की दाल। आगे यदि बात करें तो भारत के लिए जो है कहीं ना कहीं दालों के अंतर्गत जो है एक्सपोर्ट करके मंगाते हैं, तो भारत में सॉरी इंपोर्ट करते हैं हम दूसरे देशों से, तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है, इन्फ्लेशन भी हमें दिखाई देता है। और जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हो जाए तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके प्रभावित होने से भी जो है हम ये देखते हैं कि हमारे देश में दालों के क्षेत्र में इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। तो अगर यदि उससे बचना है तो भारत के किसानों को इन्होंने कहा है कि हम जो है 6 साल, आने वाले 6 वर्षों के लिए जो है आत्मनिर्भर बनाएंगे भारत को पल्सेस के क्षेत्र में। और ये 3 दाल याद रखना, 3 दालों पे जो है बेस बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पर तुअर, उड़द और मसूर की दाल। ये पोस्ट हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाएगी, और जो सरकार जो है एमएसपी पर जो है खरीदेगी दालों को हमारी, ये सब चिकनी चुपड़ी बातें जो है की गई है। अब यदि बात करें तो क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो इन्होंने ये कहा है कि हम जो है एक ऐसा मिशन लॉन्च करेंगे जो कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे, और कॉटन के प्रोडक्शन से जो है हम अपनी इंडस्ट्री को भी बढ़ा सकते हैं। कॉटन जो है कपड़ा बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारे यूज जो है कॉटन के हो सकते हैं। तो कॉटन के क्षेत्र में भी आपको जो है एक मिशन लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो है किसानों के पास में एक समस्या आती है, वो होती है किसकी, केसीसी की, यानी कि किसानों के पास में इतना पैसा नहीं होता कि अच्छी किस्म के बीज ला सके, वो अच्छे जो है अपने फर्टिलाइजर ला सके। तो उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है केसीसी, जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं, इसमें जो है कहीं ना कहीं पैसा देती हुई किसानों को नजर आएगी, ये जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। साथ ही साथ जो है असम के अंतर्गत सरकार ने कहा है कि भारतीय किसानों को जो है आत्मनिर्भर यदि भारत को बनाना है, हमें किसमें जो ये होते हैं हमारे पेट्रोकेमिक प्रोडक्ट, यानी कि जिसके अंतर्गत हमारे फर्टिलाइजर होते हैं, फर्टिलाइजर के अंतर्गत जो है इन्होंने कहा है कि असम के अंतर्गत जो है हम यूरिया प्लांट को दोबारा से चालू करेंगे। तो आपको जो है यूरिया प्लांट एक नजर आएगा असम के अंतर्गत। साथ ही साथ भारत के किसानों की एक और समस्या है, वो समस्या क्या थी, क्योंकि हम जो है परंपरागत तौर पर जो पुराने बीज रखते हैं खेती करने के लिए, उन बीज से जो है हमारी अच्छी फसल हमें नहीं मिल पाती। तो सरकार का ये जो है एक मिशन रहेगा आने वाले समय में, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि हम जो है भारत के अंतर्गत जो है हाई यील्डिंग सीड जो है इनोवेट करेंगे, यानी कि ऐसे बीजों का उत्पादन किया जाएगा, लॉन्च किए जाएंगे, जिससे कि जो है खेती अच्छी पैदावार हो। और पैदावार अच्छी करने के लिए अच्छे बीजों का होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको इस क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं काम होते हुए देखने को मिलेगा। आगे यदि बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था के इन्होंने जो 3 इंजन बताए हैं, 4 इंजन बताए हैं, उसमें एग्रीकल्चर ये हमने पढ़ लिया है। अब एमएसएमई की बात करते हैं। एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि छोटे लघु और जो है मझोला जो उद्योग होते हैं, इसके अंतर्गत आपको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कहना चाहती है। अब सरकार ये कह रही है कि भाई सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई की जो है डेफिनेशन को इन्होंने बदला है। इन्होंने कहा है कि
जो है माइक्रो एंटरप्राइजेज, माइक्रो इंडस्ट्री वो होगी, वो होती है वर्तमान में जो था 1 करोड़, इसकी जो है ये जो किस बेस पे की जाती है, एक तो इसका बेस होता है इन्वेस्टमेंट, उसके उस इंडस्ट्री के अंतर्गत कितना निवेश किया गया, दूसरा उस इंडस्ट्री का टर्नओवर। मान लीजिए मुकेश अंबानी है, और मुकेश अंबानी जो है 1 करोड़ रुपए की कोई फैक्ट्री लगाते थे इस समय पर इन्वेस्ट करके, तो उसे माना जाता था माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब जो है ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो 2.5 करोड़ जिसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसको हम माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंतर्गत रखेंगे। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, जो जिसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का होगा, उसे स्मॉल एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। और मीडियम के अंतर्गत ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो 125 करोड़ तक जिसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट होगा, उसको हम मीडियम मानेंगे। ये तो इन्वेस्टमेंट के बेस पर हुई। और टर्नओवर की यदि बात करें तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री माइक्रो के अंतर्गत आएगी जिसका टर्नओवर 10 लाख होगा। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री स्मॉल के अंतर्गत आएगी जिसमें 100 करोड़ का टर्नओवर होगा। और ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसके अंतर्गत 500 करोड़ तक का टर्नओवर होगा, उसको हम रखेंगे मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। हालांकि ये जो प्रावधान है एमएसएमई की, ये हम जो दूसरी क्लास करेंगे इसके ऊपर जो वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको जो है पता चल जाएगा इसकी कोर जो है एमएसएमई के अंतर्गत सर्विस सेक्टर की कौन सी होगी, मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें भी जो है आपको कोर लेवल पे दिखाई देंगे, तो वहां पर भी हम बात करेंगे। तो सरकार ने क्या कहा है, भारत के अंतर्गत जो है एक प्रॉब्लम थी कि जो एमएसएमई यदि कोई व्यक्ति उद्योग करना चाहे तो उसको बहुत जल्दी जो है लोन नहीं मिलता था, अभी तक भी नहीं मिलता है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पे जो है बातें करती हुई नजर आ रही है, कह रही है कि हम जो है माइक्रो लेवल पर जो है 5 लाख तक का जो लोन देते थे, हम जो है अब 10 लाख तक का लोन देंगे आपको एमएसएमई। और आपको यदि स्टार्टअप करना है एमएसएमई के अंतर्गत, तो अब जो है 10 लाख तक आपको लोन मिल सकता है सरकार की तरफ से। और साथ ही साथ यदि कोई स्टार्टअप है तो उसमें 20 लाख तक का आपको जो है लोन सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा। अब यदि बात करें तो भारत के अंतर्गत जो है एक समस्या आती है, वो समस्या क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो अपना कोई उद्योग शुरू करना चाहे तो उसे पैसा नहीं मिलता, और यदि पैसा भी मिल भी जाए तो कई बार जो है बैंकों को डर भी लगता है। वो ये डर लगता था कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है पैसा मार के भग सकता है, बैंक का विजय माल्या बन सकता है, तो सरकार जो है लोन देने से बचती थी, चाहे वो सरकार हो, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, तो बचते थे कहीं ना कहीं। तो सरकार ने जो है ये कहा है कि ऐसी कोई भी लोन की स्कीम या ऐसा कोई भी लोन जो एमएसएमई के अंतर्गत लिया गया है, उसके ऊपर सरकार जो है क्रेडिट गारंटी लेगी। यानी कि एसबीआई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है एसबीआई से जो है एमएसएमई के नाम पर पैसा लेता है, और वो व्यक्ति आने वाले समय में उस पैसे को चुका नहीं पाए किसी भी कारण से, तो ऐसे केस में एसबीआई को सरकार ये गारंटी देगी कि यदि ये व्यक्ति आपका पैसा नहीं चुकाएगा तो हम ये पैसा चुकाएंगे। तो सरकार ने कहा है कि एमएसएमई के अंतर्गत जो है एमएसएमई के अंतर्गत जो है क्रेडिट गारंटी देंगे हम। तो साथ ही साथ जो है 2 करोड़ तक के लोन बांटे जाएंगे अगले 5 सालों के अंतर्गत। ये वही है, फिर भी 5 सालों की बात हो रही है। भाई तुम्हें कुछ करके दिखाना, तो आने वाले 1 साल में करके दिखाओ ना। पिछले 15 साल से 10 साल से तुम्हें झेलते हुए आ रहे हैं, सभी राज्यों में भी सरकारें थी, आधे से ज्यादा राज्यों में, उसके बावजूद भी तुम 5 साल की बात करते हो, कमाल है। ठीक है, हम एग्जाम के नजरिए से देख रहे हैं तो उसी नजरिए से देखेंगे। तो एमएसएमई के क्षेत्र में 2 करोड़ तक के लोन आपको जो है बांटती हुई नजर आएगी सरकार। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो है सरकार ने कहा है कि जो है इंजन अर्थव्यवस्था के 4 होते हैं, तो एक एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ये हमने देख लिया। और अब जो है बात होती है किसकी, इन्वेस्टमेंट की। सरकार ने कहा है कि फोर्थ इंजन जो है हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में के अंतर्गत आपको यदि इन्वेस्टमेंट किस पे करना है, लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना है, जनता के ऊपर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हम जो है तमिल पोएट की बात कर रहे हैं कि जनता को मानोगे तो देश मानेगा, देश मिट्टी से नहीं बनता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत कुछ सरकार करती हुई नजर आ रही है, और बोल रही है कि ये जो स्कूल में तालीम दी जाती है बच्चों को, इस तालीम के तहत तालीम को हम बच्चों को देंगे। खासतौर पर जो गवर्नमेंट के सेकेंडरी स्कूल हैं, इसमें जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित स्कीम देखने को लगी, यानी कि इंटरनेट की सुविधा के इंटर
और हाई स्कूल तक के स्कूल कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी और स्कूल के ऐसे स्कूल जो रूरल और ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं तो वहां पर भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है हेल्थ व्यवस्था और जो है इंटरनेट जैसी व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं सरकार देखती हुई नजर आ रही है। अब जनता के ऊपर यदि इन्वेस्ट करना है तो सरकार ने और क्या कहा है, और ये कहा है कि हम जो है भारत के अंतर्गत आंगनवाड़ी से संबंधित जो प्रावधान है, आंगनवाड़ी स्कीम के ऊपर आंगनवाड़ी जो है 2.0 स्कीम आपको लॉन्च होती हुई दिखाई दे रही है। डे केयर फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ये सब जो है आपको लिस्ट में दिया है, इसको आप देख लेना एक बार। चलिए देखिए, किसी भी देश का अगर आपको देश के अंतर्गत विकास करना है तो वो जनता के ऊपर खर्च करना है और निवेश करना है तो उसमें ऐसा निवेश करो जहां पर आपको इनोवेशन होता हुआ दिखाई दे। और यदि आपको भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है कहीं ना कहीं, तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा जहां पर जो है कुछ बेहतरीन देखने को मिले। जैसे कि चाइना जो है अच्छा एआई जो है लॉन्च कर देता है, चैट जीपीटी लॉन्च कर देते हैं लोग, और हमारे देश में जो है हम अपना खुद का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं बना पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है भारत के अंतर्गत इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम जो है चलाने वाली है, अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब के अंतर्गत जो है भारत सरकार पैसा देगी नेक्स्ट 5 सालों के लिए, जिसके अंतर्गत जो है पीएम रिसर्च फेलोशिप मिलेगी और जो है हमारे जो यंग माइंड है, साइंटिस्ट हैं, उनको जो है रिसर्च के लिए पैसा आपको देखने को मिलेगा। अटल टिंकरिंग लैब और पीएम रिसर्च फेलोशिप यानी कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप जो है लोगों को मिलेगी। जो व्यक्ति कोई आईआईटी हुआ ये जैसे आईआईएससी में जो है रिसर्च करता है तो वहां पर आपको पैसा सरकार की तरफ से मिलेगा। आगे बात करते हैं जो है डेवलपमेंट के अंतर्गत जो फोकस सरकार कर रही है वो किस पर कर रही है, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। ये 4 लोग ऐसे हैं जो फोकस के क्षेत्र में हैं वर्ष 2025 और 26 के बजट के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें पीएम रिसर्च फेलोशिप आपको देखने को मिलेगी, ये मैं बता ही चुका हूँ। रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन देखने को मिलेगा आपको अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से, और साथ ही साथ जीन बैंक फॉर क्रॉप्स, यानी अभी मैंने बताया था आपको यदि बीज अच्छी किस्म के बीज आपको किसान को देने हैं तो उसमें रिसर्च इनोवेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए भारत सरकार ये कह रही है कि हम जो है जीन बैंक का निर्माण करेंगे। और साथ ही साथ में ज्ञान भारतम मिशन, एक ये नया मिशन जो है याद रखने वाली चीज है, ज्ञान भारतम मिशन जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसका फोकस क्या होगा, भारत के अंतर्गत जो है नॉलेज को डिजिटलाइज करना और लोकल भाषाओं में जो है ज्ञान को एकत्र करना है, ताकि एक इंग्लिश पढ़ने वाला भी उतना ही ज्ञान ले सके जितना एक जो है हिंदी और रीजनल लैंग्वेज पढ़ने वाला भी उतना ज्ञान ले सके जितना कि एक इंग्लिश मीडियम वाला है। तो कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज में जो है नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है ज्ञान भारत मिशन लॉन्च करने जा रही है। और नेशनल जियोस्पैटियल मिशन जो है पीएम गति शक्ति के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये क्या है, इसको हम आगे जो है किसी क्लास में समझेंगे। आगे बात करते हैं, तो हमने बात कर ली है अर्थव्यवस्था की 3 इंजन, ये खत्म हो गया, एमएसएमई ये खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट ये खत्म हो गया। और भारत के अंतर्गत जो है इन्होंने क्या कहा है, हम रिफॉर्म करेंगे, सुधार करेंगे, और जो है इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशिता को देखेंगे। हम स्पिरिट कैसी होनी चाहिए, हमारी समावेशी होनी चाहिए, भारत विकसित भारत की, उसको बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ जो हमने एमएसएमई एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट से जो हमने किया है तो इसको हम जो है अब एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार ये कह रही है कि हम यदि भारत के चौथे विकास के 4th इंजन की तरफ बढ़ते हैं तो वो एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बोलती है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उस मिशन का फोकस होगा कि एमएसएमई के ऊपर जो है नॉन टैरिफ बैरियर का ध्यान किया जाए, क्रॉस बॉर्डर फैक्ट्री का जो है ध्यान किया जाए। कहीं ना कहीं जो भारत के लोग ऐसे लोग जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं एमएसएमई से खरीद कर, उसको जो है सरकार बढ़ावा देगी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत। हालांकि इसका कोई फैंसी नाम है नहीं, सरकार किसी एग्जाम में पूछा जाए कह नहीं सकते। और ग्लोबल सप्लाई चेन का ध्यान रखने के लिए सरकार ये बोल रही है कि हम जो भारत ट्रेड नेट की स्थापना करेंगे।
यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि भारत ट्रेड नेट की स्थापना के अंतर्गत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना है भारत के विकास को, भारत के एक्सपोर्ट को। तो कहीं ना कहीं सरकार भारत ट्रेड नेट जो है एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी एक्सपोर्ट से संबंधित जो होगा। साथ ही साथ जो है नेशनल लेवल पर एक फ्रेमवर्क बना जाएगा जो ग्लोबल सप्लाई चेन के अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलेगा। वेयर हाउस की जो है फैसिलिटी सरकार देगी, तो इसमें पैसा खर्च होता भी मिलेगा। हालांकि ये बारीकी से हम कितना पैसा किसके ऊपर खर्च होगा, किस तरह की स्कीम होगी, क्या होगा, ये सब देखने का विषय रहेगा आगे। अभी हम ओवरऑल ओवरव्यू ले रहे हैं बजट का। यदि हम बात करें आगे, तो सरकार ये कह रही है कि हमें जो है क्या करना है, रिफॉर्म जो है, यदि हम देश के अंतर्गत फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लेंगे तो ये एक ईंधन की तरह काम करेगा। यानी कि भारत की विकास की गति को यदि बढ़ाना है तो उसमें एक ईंधन की आवश्यकता होगी, और सरकार ये बोल रही है, हम ऐसा फ्यूल को बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट रिफॉर्म। यानी कि वित्त के क्षेत्र में सरकार जो है क्या लेना चाहती है, एक रिफॉर्म लेना चाहती है। और रिफॉर्म लेने के तौर पर जो है आपको सरकार बोल रही है कि ये वाला महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। इसमें कहा गया है कि भारत का जो इंश्योरेंस सेक्टर है, अभी इसमें 44% जो है एफडीआई देखने को मिलती है, और सरकार ये बोल रही है अब से जो है हम 100% एफडीआई जो है लॉन्च कर देंगे। यानी कि विदेशी कंपनियां भारत के अंतर्गत इंश्योरेंस के सेक्टर में देखने को मिल सकती हैं। और साथ ही साथ जो है एक समस्या आती है देश के अंतर्गत, वो क्या है, केवाईसी की। केवाईसी हर तीसरे दिन, हर मंथ जो है स्कीम के नाम पर सरकार केवाईसी करवाने जाती है। तो केवाईसी का जो है इतना झोल झमाटा होता है, बहुत बड़े स्केल पर लोगों का डेटा भी कई बार चोरी हो जाता है। तो बार बार जो केवाईसी सरकार को करनी पड़ती है किसी भी लाभार्थी को फायदा देने के लिए स्कीम का, तो सरकार बोल रही है कि हम जो है क्या करेंगे, जो बार बार जो केवाईसी होती है वर्ष 2025 में इसको खत्म कर देंगे। और जो है सरकार जो है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का निर्माण करेगी। यानी कि भारत के अंतर्गत जो है एक एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या होता है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो ग्रुप बनाकर जो है लोन लेती हैं सरकार से और बैंकों से। तो इस लोन के अंतर्गत जो है इन्होंने कहा है, कई बार स्कोर की समस्या आती है, सिविल स्कोर का मामला जो फंसता है लोन लेने में, तो इसको खत्म करने के लिए सरकार बोल रही है कि हम ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की व्यवस्था करेंगे। यानी कि ये वो काम है जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत सरकार के द्वारा किया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको जो है पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, हमने देख लिया एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो है सरकार सुधार करेगी, एमएसएमई के सेक्टर में जो है सरकार सुधार करेगी, इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत सुधार करेगी, एक्सपोर्ट के अंतर्गत, और ये विकास की जो है इंजन चलेगी भारत की। आगे बढ़ते हैं, देखिए बजट के अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण मामला आपको दिखाई देगा, समझते हैं। मान ये भारत सरकार है, और भारत सरकार जो है कहीं ना कहीं अपॉइंट करती है टैक्स कलेक्ट करने वाले जो अधिकारी होते हैं, और ये जो टैक्स करने वाले अधिकारी जो होते हैं ये कहीं ना कहीं जनता का शोषण करते हुए नजर आते हैं। और जनता का शोषण ना हो टैक्स के क्षेत्र में, तो सरकार ने ये कहा है कि हम जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो है सुधार करेंगे। जो रेगुलेशन करने वाली अथॉरिटी है उसमें एक हाई लेवल कमेटी का गठन होगा, और वो हाई लेवल कमेटी जो है जनता के अंतर्गत विश्वास बढ़ाएगी, और जनता के अंतर्गत जो है अधिकारियों का सरकार का विश्वास बढ़ाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लाया जाएगा। और इससे जो है टैक्स के क्षेत्र में आपको सुधार देखने को मिलेगा, ताकि जनता का शोषण ना हो। कि टैक्स के नाम पर जो है ब्राइब मांगने लग जाते हैं अधिकारी, और कई बार जो है आपको फालतू के जो है नोटिस भेजे जाते हैं छोटे छोटे, और परेशानी होती है। इस सब क्षेत्र में आपको सरकार जो है सुधार करती हुई नजर आएगी। इससे संबंधित एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यदि बात करें हम हमारा जो वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक अफेयर्स। और इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एक होता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है सिविक और सीबीडीटी। ये याद रखने वाली चीज है, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला होता है सरकार जो खर्च करती है, एक तो इनकम हुई, रेवेन्यू हुआ, खर्चा उससे संबंधित डिपार्टमेंट हो गए। तो और एक सरकार क्या करती है, खर्चे करती है, तो खर्च करने से संबंधित सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम जानते हैं एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। एक होता है फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत बैंक बोर्ड ब्यूरो आता है, जहां पर जो है बैंक के
जो है अंतर्गत बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट देखने को आपको मिलती है। यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, फाइनेंशियल सर्विस। और एक होता है डीआईपीएएम। डीआईपीएएम एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पर सरकारी कंपनियां होती हैं। और एक होता है डीपीई। ये जो है सरकार के सभी डिपार्टमेंट है, ये आप जरूर देख लेना ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की थी कि सरकार के जो है बजट के दो पार्ट होते हैं, एक एक्सपेंडिचर पार्ट होता है, एक रेवेन्यू पार्ट होता है। और जिसके अंतर्गत हमने टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी और इनकम, ये सभी जो टैक्स है इस सबको हम समझने के लिए सबसे पहले बजट के अंतर्गत बेसिक मोटी मोटी बात क्या की गई है कि किस तरह का डेटा मिलता है, इसको हम देखते हैं सबसे पहले। यदि हम बजट की बात करें तो बजट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है एक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंतर्गत जो है न्यू स्लैब आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? इन्होंने कहा है भारत सरकार ने कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये कोई ग्रामीण महिलाएं हैं और ये कोई व्यक्ति है, इनकी इनकम यदि 4 से लेकर 4 लाख तक पर एनम है, 4 लाख तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, बिल्कुल जीरो टैक्स होता है इसमें, बिल्कुल टैक्स नहीं। और चार ऐसी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उसकी इनकम 4 से 5 लाख हो, तो इस पर 5% टैक्स रिजिम आपको देखने को मिलेगा स्लैब के अंतर्गत। और एक ऐसे व्यक्ति जिसकी 8 से 12 लाख तक जो टैक्स है हुई, तो जो हमारी टैक्सेबल इनकम है वो कहां से शुरू होती है? 4 लाख से 8 लाख के बीच 5% टैक्स। लेकिन इसके अंतर्गत सरकार छूट दे देती थी अब तक। अब जो है इन्होंने कहा है कि 8 लाख से 12 लाख तक की जो इनकम होगी किसी भी व्यक्ति की, उस पर 10% टैक्स होगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये जो 10% टैक्स होगा ये जो है माफ कर दिया जाएगा, इसकी जो है आपको माफी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जिस व्यक्ति की 12 लाख रुपए तक इनकम है उस व्यक्ति को कोई भी टैक्स नहीं देना है, टैक्स से वो बाहर रहेगा। हालांकि ये डेटा आपको रखना है कि 4 लाख तक नील, और 4 लाख से 8 लाख तक जो है 5% टैक्स परसेंटेज में, और 8 से लेकर 12 लाख तक जिसकी इनकम है 10%, 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स होगा। और यदि किसी व्यक्ति की आय इससे ऊपर भी बढ़ती है तो पहली, मान लीजिए पहली जो है 12-16 लाख तक होगी तो उस तक जो है 15% टैक्स दिया उसने। इसके ऊपर यानी कि ये 12 लाख तक का काटने के बाद अब 16 लाख से 20 लाख तक जिस व्यक्ति की इनकम होगी इसमें आपको टैक्स देखने को मिलेगा 20%। 20% से 24 लाख तक जिसकी इनकम होगी 25% टैक्स। और 24 लाख से ऊपर जिस व्यक्ति की इनकम है उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा 30%। यानी कि ये जो डेटा है 1 बाई 1 कि इतने से इतने तक, इतने से इतने तक, ये आपको जो है रट्टा मार लेना है। ये एग्जाम में कई बार मैच द फॉलोइंग के अंतर्गत पूछ लिया जाता है। हालांकि आपको जो है पीडीएफ जो है मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सरकार की कमाई कहां से होती है। अभी जो है आज हम बेसिक मोटा डेटा देखेंगे, मोटा मोटा। बारीक डेटा जो है हम कल की वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंतर्गत। यदि हम बात करें तो सरकार, भारत सरकार के पास में जो इनकम है, भारत सरकार के पास में जो पैसा आने वाला है, उस पैसे के लिए भारत सरकार की डिपेंडेंसी जो है, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आएगा भारत सरकार के पास में? भारत सरकार जो है आपको 24% पैसा जो है उधारी पर लेकर आएगी। यानी कि ये डेटा फर्स्ट नंबर पे होगा। यानी कि भारत की इनकम सबसे ज्यादा कहां से हो रही है? ओवरऑल इनकम परसेंटेज में 24% पैसा कहां से मिलेगा आपको? उधारी का, भारत सरकार लेकर आएगी उधार पर। दूसरे नंबर पर आपको भारत सरकार को जो है इनकम टैक्स जो लोगों पर लगाती है, 22% पैसा जो है वहां से एस्टिमेट है बजट का, वहां से मिलने वाला है ये 22% टैक्स पैसा। तो ये दूसरे नंबर पर हो गया। सेकंड नंबर पर 1 2 3 4 तक याद रखना, बाकी याद नहीं रखना क्योंकि एग्जाम में जो है 4 तक ही पूछा जाता है। यानी कि फर्स्ट नंबर पर रहेगा 24%, कहां से? उधारी का पैसा आएगा। दूसरे नंबर पर 22% पैसा इनकम टैक्स के रूप में मिलेगा। और अगला जीएसटी से जो कलेक्शन होता है भारत सरकार का, 18% तक आपको जीएसटी कलेक्शन देखने को मिलेगा। कितना डेटा और जो है अमाउंट के हिसाब से भी हम देखेंगे इस डेटा को। तो ये याद रखना है आपको, एक तो बोरोइंग वाला इनकम टैक्स 22% और जीएसटी 18% और कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि किसी कंपनी के इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि मुकेश अंबानी की कोई कंपनी है, इस पर जो टैक्स लगेगा कॉर्पोरेशन टैक्स।
तो 17% पैसा भारत सरकार को यहाँ से मिलने वाला है। ये 4 याद रखना बहुत है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने जो इनकम की पैसा आया, अब वो पैसा भारत सरकार को आउट करना पड़ेगा, यानी कि सरकार को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो बजट 2025 और 26 के अंतर्गत भारत सरकार को जो है जो खर्च करने वाली है 20% पैसा तो इंटरेस्ट पेमेंट पर चला जाएगा, यानी कि जो भारत सरकार ने लोन लिया है 20% तो उसी पर चले जाना है भारत सरकार का। उसके बाद में जो है भारत सरकार जो है जो सबसे बड़ा नंबर है वो ये है फर्स्ट नंबर पर, यानी कि भारत सरकार को जो है राज्यों को हिस्सा देना पड़ता है। कैसे कि फाइनेंस आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन की स्थापना की जाती है। और फाइनेंस कमीशन का जो काम होता है वो होता है सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स का जो पैसा है उसका वितरण करना, ये होता है। तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर जो है 22% पैसा जो है राज्यों को ही देना पड़ेगा भारत सरकार को। 20% जो है लोन का इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा भारत सरकार का। और यदि बात करें तो सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, उन स्कीम्स के अंतर्गत 16% पैसा जो है भारत सरकार करेगी। अब किस स्कीम में कितना पैसा खर्च होगा ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। और जो है अगला जो बड़ा नंबर मिलेगा आपको वो 8% वाला है। इसमें से कोई भी एक जो है आप याद रख सकते हैं, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, यानी कि 22, 20 और 16। तो 8% जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, अदर एक्सपेंडिचर, फाइनेंस कमीशन को जो है ट्रांसफर होगा ग्रांट्स, अदर ट्रांसफर के रूप में डिफेंस के ऊपर 8% खर्च होगा भारत सरकार को। तो ये जो है आपको 4 तक पैसा कहां से आया, 4 चीजों का याद रखना है। पैसा कहां को गया ये भी 4 पॉइंट में आपको याद रखना है, कितना पैसा कहां पर जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करते हैं रिसिप्ट की। मैंने बताया था कि भारत सरकार की का जो है एक बजट का अकाउंट है, कौन सा है, रेवेन्यू रिसिप्ट। यदि हम बात करें तो भारत सरकार का जो कुल ओवरऑल बजट 25 और 26 का जो एस्टिमेट है वो कितना है, 34.4 लाख करोड़। और ये जो 34.2 लाख करोड़ का जो 34.4 लाख करोड़ का जो पैसा है, ये बजट का एस्टिमेट है, यानी कि पिछले बजट का जो बजट एस्टिमेट था उससे ये बढ़ा दिया गया है। यानी कि पिछले 3 साल के बजट्स में आपको ये डायरेक्टली जो है स्टडीली इंक्रीज देखने को मिलेगा। यानी कि यूपीएससी की यदि बात करें तो यूपीएससी में जो है इस तरीके से बोलता वो बोलेगा कि लगातार बढ़ रहा है। तो पिछले 10 सालों की तो यदि हम बात नहीं करते, लेकिन पिछले 3 सालों में वर्ष 2023-24 के मुकाबले वर्ष 2025 और 26 में जो है ये आपको पिछले बजट के बजट एस्टिमेट से अधिक देखने को मिलेगा। और यदि हम बात करें तो एक्चुअल जो अमाउंट प्राप्त हुई थी 27.3% वर्ष 2023 में प्राप्त हुई थी भारत सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत। लेकिन बजट 2024-25 का जो एस्टिमेट था, जो अनुमान लगाया था सरकार ने कि हमारा 31.3 जो है लाख करोड़ पैसा मिलेगा, वो ऐसा हुआ नहीं। यानी कि वर्ष 24-25 के अंतर्गत जो भारत सरकार का अनुमान था उससे कम ही जो है इनकम देखने को मिलेगी। ये भी एग्जाम के लिए लाइन महत्वपूर्ण हो सकती है। ये डेटा आप ध्यान से देखना कि इसमें कितना बढ़ा हुआ पिछले साल के मुकाबले कितना है। अगला कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत, यदि कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत बात करें हम, ओरिजिनल और बजट का एस्टिमेट आपको जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा, डायरेक्ट वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और यदि पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट से वो आपको अधिक देखने को मिलेगा, यानी कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले भी जो है वो अधिक है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अब खर्चे की बात करें तो भारत सरकार ने जो है पिछले बजट में 24-25 के बजट में जो है अनुमान लगाया था कि 15 लाख करोड़ का हम खर्च करेंगे, लेकिन भारत सरकार इतना कर नहीं पाई। उसने रियल में जो खर्च किया वो कितना, यानी कि रिफॉर्म करने के बाद में जो देखने को मिलता है आपको 13.2 लाख करोड़ देखने को मिलता है। और इस साल के जो बजट अनुमान है, जो बजट एस्टिमेट है, उसमें आपको जो है सबसे अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको देखने खर्च होता हुआ दिखाई देगा इस साल के बजट में। अब रियल में कितना होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है सबसे ज्यादा होगा 39.4 लाख बजट 2025 और 26 के अंतर्गत, यानी कि ये भी आपको लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि बात करें तो मिनिस्ट्री वाइज जो डेटा होता है, मंत्रालय के अनुसार जो डेटा होता है, ये भी महत्वपूर्ण है।
तो ये आपको जो है ज्यादा याद नहीं रखना, बस 3 या 4 का याद रखना। तो डिफेंस के ऊपर आपको सबसे ज्यादा खर्च होता हुआ दिखाई देगा, ग्रामीण विकास पर आपको जो है खर्च होता हुआ दिखाई देगा, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे आपको खर्च होता हुआ दिखाई देगा 3 नंबर पर। यानी कि डिफेंस फर्स्ट, रूरल डेवलपमेंट 2, होम अफेयर्स 3, और एग्रीकल्चर जिसको कह रहे हैं, ये सरकार बोल रही है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर भारत का जो है क्या है, वो कोर है भारत के विकास का, वो फर्स्ट इंजन है। लेकिन फर्स्ट इंजन को जो है सरकार ने रखा है 4th नंबर पर। पर एजुकेशन जहां पर आप कह रहे हैं कि रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेशन करेंगे, उसमें सरकार आपको 5वें नंबर पर पैसा खर्च करती हुई नजर आएगी। अब प्रतिशत के हिसाब से ये डेटा कितना क्या है, आज हमने जो है एक थीम के रूप में मोटा मोटा डेटा समझने का प्रयास किया है। बाकी कल की क्लास में हम बारीकी से चीजों को समझेंगे और छोटा छोटा डेटा जो होगा उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।